वर्क करके क्या करोगे? फिर से करने का मन है तो कर सकते हो। नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट नहीं था M1D1/W1 वाला? वो जिस क्लास में होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी तो यहाँ पर एक ही क्लास हुई है बस। अच्छा, मैं आपको बता यहाँ भी दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे शायद, मुझे लगा आज की क्लास में हो वो क्वेश्चन। नहीं, मैं आज नहीं आपको होगा ये बता वाला? दूंगा, मैं आपको मॉर्निंग वाले बैच में बता दूंगा, आप उस दिन ज्वाइन कर लेना। हाँ ये ठीक है। ठीक है, अभी तो आपने जब तो सब कुछ कर ही दिया। हाँ, वही एक चीज मैंने आपको बताया था ना, तो आपने बोला था वो उसके लिए तो क्लास ही लगेगी M1D1 वाले में। हाँ नहीं, आप ज्वाइन जब कर लेना, मैं आपको खुद से याद दिला दूंगा, मेरे ये बात याद थी। ओके सर। बच्चों बस एक सेकंड रुको। चलो बच्चों, फिर अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था बच्चों, हो गया वो? भाई हो ही गया होगा वो क्वेश्चन, तो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ये था ना क्वेश्चन शायद। कैसे करा बस इतना बता दो, आपने कैसे करा बस मुझे इतना बता दो। अगर प्रोसेस ठीक होगा तो आंसर फिर आपका अपने आप ही करेक्ट होगा। बिल्कुल, P मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई 3.5। यहाँ से P और R की एफिशिएंसी आ जाएंगी, तो फिर आप टोटल वर्क फाइंड आउट कर लोगे। भाई हर किसी बच्चे ने इसको ऐसे ही सोल्व करा? चलो फिर बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद भी थी कि इस क्वेश्चन को तो अब आप कर ही लोगे। देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो मेथड तो मैं आपको ज्यादातर सही बताता हूँ अपने हिसाब से, अगर आप बस उन्हीं बातों को समझते चलो तो 100% एग्जाम के अंदर मैथ में टाइम आपका सेव हो जाएगा। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर इस कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको देख लेंगे। देखो ए अकेला किसी भी आपके पास कोई वर्क है उसको 27 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। और देखो ए अकेला नहीं, ए प्लस बी को जितना टाइम लगेगा ए को उससे 27 आवर्स ज्यादा लगेंगे, और बी को ए प्लस बी को जितना टाइम लगेगा बी को उससे 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए अकेला वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अभी बच्चों को बात समझ नहीं आई, तो देखो भाई क्वेश्चन में बोला है अगर ए प्लस बी को टाइम लगेगा एक्स आवर्स, सपोज अगर ए प्लस बी को टाइम लगा एक्स आवर्स, तो ए को कितना टाइम लगेगा? ए प्लस बी से 27 आवर्स ज्यादा। उसके बाद बोला है कि ए प्लस बी को जितना टाइम लग रहा है उसमें आपको बी को कितना टाइम लगेगा? ए प्लस बी से 3 आवर्स ज्यादा। मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आने भी बंद हो गए। तो इसका एक फॉर्मूला है जो बहुत पुराने टाइम से चलता चला आ रहा है, आप भी उसको याद कर लो। तो अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, √27 मल्टीप्लाई 3। अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, √27 मल्टीप्लाई 3। तो a प्लस बी का टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, √81। तो a प्लस बी का, अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है तो a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स। a प्लस बी को टाइम लगेगा 9 आवर्स। तो बच्चों अगर मैं पूछूं a को कितना टाइम लगेगा, a को कितना टाइम लगेगा? भाई 9 प्लस 27। अगर आपसे पूछे कि a को अकेले कितना टाइम लगेगा तो 36 आवर्स।
और अगर मैं पूछूं बी को अकेले कितना टाइम लगेगा, बी को अकेले कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स। तो बस ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको एक ये छोटी सी बात याद रखनी थी। अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है तो रूट में इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी का टाइम आ जाएगा। और बच्चों इतनी सी बात तो आप याद कर ही सकते हो। समझ आई बच्चों बात? अब देखो ये तो क्वेश्चन है जो कभी मतलब बहुत पहले आया करते थे। क्वेश्चन अभी भी यही आता है एग्जाम में, लेकिन अब थोड़े से ना इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो लैंग्वेज क्या होगी वो हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो सभी बच्चे। a प्लस बी को जितना टाइम लगेगा a को उससे 9 आवर्स ज्यादा और b को 4 आवर्स ज्यादा, तो a प्लस बी का टाइम बताना है। भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, डायरेक्ट आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। फिर से समझ लो, जिन बच्चों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ कम समझ आया वो फिर से देख लो। भाई अगर a प्लस बी को टाइम लगेगा x, तो a को कितना टाइम लगेगा इससे 9 आवर्स ज्यादा, मतलब x प्लस 9। और b को कितना टाइम लग रहा है बच्चों, इससे 4 आवर्स ज्यादा, मतलब x प्लस 4। तो फिर से वही बात, अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है, अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है तो आप कुछ भी मत करो, √9 मल्टीप्लाई 4। तो a प्लस बी का टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, √36। और a प्लस बी का टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा तो आप बोलोगे 6 आवर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि a को कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 15 आवर्स। अगर मैं पूछूं बी को कितना टाइम लगेगा तो आप बोलोगे 10 आवर्स। बात समझ आई बच्चों? अब अगर आप थोड़ा बात की गहराई में जाओगे, अगर कोई बच्चा गहराई में जा सकता है तो एक बार थोड़ा आप जाके सोच के देखो, क्या ये क्वेश्चन बच्चों वो ही नहीं है? क्या ये क्वेश्चन यही नहीं है? सोचो थोड़ा, अब मुझे खुद से जवाब दो इस बात का। भाई ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये मैंने आपको कल एक बात समझाई थी, क्या ये क्वेश्चन वही है या फिर अलग है? बताओ। भाई कल आपको एक बात समझाई थी, a प्लस बी को टाइम लगेगा 6 आवर्स, तो आपको बच्चों यही तो कंडीशन गिवन है। एक को इससे कितना टाइम ज्यादा लगा, 4 आवर्स। एक को इससे कितना टाइम ज्यादा लगा, 9 आवर्स। a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा यही तो आपसे पूछा है। तो कल मैं आपको यही बात समझा रहा था कि आप इस क्वेश्चन को तो कर लोगे। ये बताओ, ये बात किसी बच्चे को समझ आई थी कि इस क्वेश्चन में हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं? आंसर आ गया, वो बहुत अच्छी बात है। आंसर तो आना भी चाहिए था, लेकिन क्या तुम इस बात को पकड़ पाए थे क्वेश्चन के अंदर? तो बच्चों आप नहीं समझ पाया होगा कोई भी बच्चा, मुझे पता है। तो आप इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। वो जो कुछ आपको एक दो बात बताई थी ना, उनको आप देखा करो, कहाँ अप्लाई कर सकते हो कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो एकदम ही लुल्लू सा क्वेश्चन था। यही चीज किसी बड़े क्वेश्चन में भी आएगी और इससे भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट होगा आपके सामने, फिर आपको यही समझ नहीं आएगा कि करना कैसे है। फिलहाल आप ये बताओ, बात समझ आई है जो आपको समझाया? बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एकदम क्लियर? और ये जो बात समझाई अभी ये भी क्लियर होगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना 21 और 22, ये आते थे पहले। आप एक बात देखो भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कभी भी चेंज होगा। अब इस क्वेश्चन के साथ भी यही हुआ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन आप देखना कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट ही एकदम सेम रहेगा। देखो कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, बस थोड़ी सी इसकी हो गई आपके पास लैंग्वेज चेंज। करो इस क्वेश्चन को रीड। ए को बी से 5 डेज ज्यादा लगेंगे, बी को सी से 9 डेज ज्यादा लगेंगे।
ए प्लस बी वर्क को उतने टाइम में करेंगे जितने में सी अकेला। भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया कि जो ए प्लस बी का टाइम है वो सी के टाइम के इक्वल है। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करे थे 21 और 22, उसमें अगर आप ए प्लस बी के प्लेस पर सी भी तो एज्यूम कर सकते हो। भाई जब क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि ए प्लस बी का टाइम और सी का टाइम इक्वल है, तो आपने जो इससे पहले क्वेश्चन करे थे ये, यहां आप ए प्लस बी के प्लेस पर अगर सी एज्यूम कर लोगे तो कहीं कोई फर्क पड़ेगा? भाई अगर इस क्वेश्चन में आप ए प्लस बी के प्लेस पर सी एज्यूम कर लो तो आपको कहीं कोई दिक्कत पड़ेगी? बात तो सेम ही है। ए प्लस बी के प्लेस पर आप सी कर लो, डी कर लो, ई एफ कुछ भी कर लो। तो अब जो क्वेश्चन आने लगे उनमें बस यही थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा, कॉन्सेप्ट तो वही सब पुराने चलते रहेंगे जो पुराने हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो, उसके बाद आप एक काम करो, जो भी यहाँ पर अकेला है ना उसको 100 कर लो। 100 से कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। 100 कैसे? एक है ए, एक है बी, एक है सी। और एक बात आपको पहले ही बता दी कि भाई सी का टाइम और ए प्लस बी का टाइम सेम है। तो अब आप क्या करो, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो ए है उसको बी से 5 डेज ज्यादा लगेंगे, और ये जो ए है इसको सी से 9 डेज ज्यादा लगते हैं। यही तो बोला अभी क्वेश्चन के अंदर, ए को बी से 5 डेज ज्यादा और सी, ए को सी से 9 डेज ज्यादा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन तीनों में से किसी एक को 100 एज्यूम करो तो आप कैसे करोगे? भाई सपोज अगर हमने ए को कर लिया 100 अपनी मर्जी से, हमने ए को 100 कर लिया, तो अब आप मुझे ये बताओ कि भाई बी को कितना टाइम लगेगा? अगर आपने ए को 100 कर लिया तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले आप ए का टाइम देख लो, 109। ए का टाइम देख लिया भाई आपने 109। उसके बाद आप क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई ए को बी से 5 डेज ज्यादा लगे, तो मतलब बी को कितना टाइम लगा होगा? 104। ये बात समझ आई बच्चों? हमने क्या करा, एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम ना कर कर सी को 100 एज्यूम कर लिया। भाई अगर सी को, हमने ये देख लिया कि अगर सी को टाइम लगे होगा 100 दिन, अगर सी को टाइम लगा 100 डेज, तो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ए को सी से 9 डेज ज्यादा लगे। अगर ए को टाइम लगा 100 डेज, तो आप मुझे ये बताओ ए को कितना टाइम लगेगा? अगर सी को टाइम लगा 100 तो ए को कितना टाइम लगेगा? 109। उसके बाद आपको ये बोला है कि ए टेक्स 5 डेज मोर देन बी, ए को बी से 5 डेज ज्यादा लगे। तो अगर आप इस 109 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास बी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये इतनी सी बात समझ आई आपको? ये वही क्वेश्चन है एकदम, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया, घुमाने के बाद ये बन गया थोड़ा सा मेंस लेवल का बस। अब देखो क्वेश्चन में आपको एक बात और भी बोली है इनके साथ कि ए प्लस बी को जितना टाइम लगेगा उतना सी को लगेगा। ए प्लस बी का टाइम और सी का टाइम इक्वल है। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये जो सी का टाइम है इसको आप ए प्लस बी का टाइम भी ले सकते हो। आंसर देखना, आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सी को हमने भी तो सी को 100 ही एज्यूम किया। देखो आप इसमें भी परेशान ना हो, जो भी आपके पास ये अकेला वाला होगा ना आप इसको 100 एज्यूम कर लो, क्योंकि आप कभी भी देखना कंपैरिजन आपको लास्ट में इसी से करना होगा। तो आप ये जो भी आपके पास अकेला है आप इसको 100 एज्यूम कर लो। अब वापस से देखो पुराने वाला क्वेश्चन ही बन गया कि भाई जो आपके पास, अभी एक सेकंड रुको, एक सेकंड भाई अब देखो ये एक्चुअल में 100 थोड़ी ना है, एक्चुअल में सी 100 थोड़ी ना है। तो एक्चुअल में अगर आप सी को एक्स एज्यूम करोगे, एक्चुअल में सी को आप एज्यूम करा आपने एक्स, तो अब बी को कितना टाइम लगेगा बताओ? एक्स प्लस 4। और ए को कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 9। अगर सी को टाइम लगेगा एक्स तो बी को टाइम कितना लगेगा? एक्स प्लस 4। और ए को टाइम कितना लगेगा? एक्स प्लस 9। अब आपको एक बात बोली है कि भाई ए प्लस बी का टाइम
ए प्लस बी का टाइम सी के टाइम के इक्वल है। तो बच्चों अब इसमें हमें ए प्लस बी ना देकर सी दे दिया, और एक बात हमें अलग से बता दी कि भाई ये जो सी है ये ए प्लस बी के इक्वल है। तो बच्चों हमें तो एक बात पहले से पता है, या तो यहाँ सी ले लो या ए प्लस बी ले लो, बात तो सेम है। अब इनका कंपैरिजन कर लो। अगर सी या ए प्लस बी को टाइम लग रहा है बच्चों एक्स, तो आप बताओ ए को कितना टाइम लग रहा है, एक्स प्लस 9, और बी को कितना टाइम लग रहा है, एक्स प्लस 4। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये बच्चों क्वेश्चन आपने अभी करा था या नहीं करा था, बताओ। ये जो क्वेश्चन है इसको आपने अभी करा था। अब ये वही तो क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई, ना आंसर चेंज हुआ ना कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। बच्चों एक सेकंड रुको, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेते हैं। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट सेम ही था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी घुमा दी। वो क्वेश्चन आते थे प्रीलिम्स में, ये आने लगे मेंस में, बस इतना सा फर्क पड़ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई करो। भाई देखो आपके पास स्विमिंग पूल में 3 पाइप्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। देखो ये जो आपको, देखो इसमें फिर से वही कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट और सेकंड को जितना टाइम लगेगा थर्ड वाले को भी उतना ही लगेगा। जितना टाइम फर्स्ट और सेकंड को मिलके लगेगा थर्ड वाले को भी उतना ही लगेगा। तो इसका मतलब आप क्या करो, इस थर्ड वाले को 100 एज्यूम कर लो। ये जो थर्ड वाला है, जो भी पाइप अकेला है, उसको आप 100 एज्यूम करके इनका कंपैरिजन कर लो। अब आप मुझे ये बताओ, अगर थर्ड वाला 100 है तो फर्स्ट वाला कितना होगा और सेकंड वाला कितना होगा? अब देखो आप इस लाइन को रीड करो, इसमें थोड़ा सा और भी आपको घुमा दिया। इस लाइन को यहां से आप यहां तक रीड करो, बताओ। अगर थर्ड वाले को टाइम लगेगा 9, तो फर्स्ट वाले को कितना टाइम लगेगा और सेकंड वाले को कितना टाइम लगेगा? अच्छे से रीड करो आप। बताओ। भाई आपको बोला है सेकंड वाला पाइप जो है वो फर्स्ट वाले से 4 घंटे फास्ट है। 4 घंटे फास्ट का मतलब क्या है? भाई अगर आप सेकंड वाले, हम इनको बाद में सेट कर लेंगे। अगर आपने सेकंड वाले को 100 लिया, अगर आपने सेकंड वाले को 100 लिया तो फर्स्ट वाला कितना होगा? भाई ये जो आपके पास सेकंड वाला पाइप है ये 5 घंटे फास्ट है फर्स्ट वाले पाइप से। तो अगर आपने सेकंड वाले को 100 लिया तो ये फर्स्ट वाला कितना होगा? बोलो बच्चों। ये होगा 96। भाई 5 घंटे फास्ट का मतलब क्या है? मुझे यही गलती करानी थी आपसे। अगर ए को टाइम लगेगा 100 दिन और वो उससे 5 घंटे फास्ट करता है, तो वो फिर वो ये 95 होगा बच्चों। 5 आवर्स की जगह हमने 4 ले लिया। भाई सॉरी, फिर से गलती हो गई। भाई अगर आप किसी वर्क को 100 डेज में करते हो और मैं आपसे 5 दिन जल्दी कर देता हूं, तो मैं 105 दिन में करूंगा या फिर 95 डेज में? बस आपको यही तो एक छोटी सी बात समझनी थी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो बच्चों। क्योंकि अब ये क्वेश्चन आप ही को सोल्व करना है। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। आपको ये पता चल गया कि अगर, चलो अभी सर बताओ। समझ नहीं आई। समझ नहीं सर आई? जैसे 5 घंटे अगर नहीं क्या है? सर, सेकंड पाइप को अगर 100 घंटे लग रहे आप करें, हाँ जी। तो ये तो फर्स्ट वाले से 5 आवर्स फास्टर है।
तो ये तो 105 होना चाहिए ना फर्स्ट वाला। एक बार मुझे पढ़ के क्वेश्चन सुनाओ, इधर से थोड़ा दिक्कत है। ये भाई यहाँ से एक सेकंड रुको, जहां से मैं मार्क करता हूँ ना इसे को दिखाओ, यहाँ से यहाँ तक कुछ गड़बड़ होगी क्या बच्चों? भाई ये जो सेकंड वाला पाइप है ये फर्स्ट वाले से 5 घंटे फास्ट है, तो फर्स्ट वाला 100। अच्छा 5 फर्स्ट वाले से 5 ज्यादा है तो ए ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा होगा एंड सेकंड वाला कम होगा। 105 होगा ना सर फर्स्ट वाला। 5 और 100 होगा। ऐसा कर ले इसको, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। ये थोड़ा इधर जो कोने वाले पार्ट है ना, ये इधर की तरफ से थोड़ी दिक्कत पड़ती है, कोई नहीं चलो। अब बताओ, अगर फर्स्ट वाले को टाइम लगेगा 100, ये क्वेश्चन वैसे है भी थोड़ा, इसकी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक सी है। अगर फर्स्ट वाले को टाइम लग रहा है बच्चों 100, तो सेकंड वाले को कितना लगेगा 95, और थर्ड वाले को कितना लगेगा? भाई अब ये जो थर्ड वाला है ये फर्स्ट वाले से 4 घंटे स्लो है, यही तो बोला है आपको। ये जो आपके पास फर्स्ट वाला पाइप है ये थर्ड वाले से 4 घंटे स्लो है, तो अब इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या बच्चों? एक सेकंड रुको बच्चों। सर थर्ड वाला 91 नहीं होगा क्या सर? थर्ड वाला होगा 91 बिल्कुल। भाई अगर देखो थर्ड वाले को लगेगा x, अगर थर्ड वाले को लगेगा x तो फिर सेकंड वाले को कितना लग रहा है? इससे 4 घंटे ज्यादा। और फर्स्ट वाले को कितना लग रहा है? इससे 5 घंटे ज्यादा, तो इसको कितना लगेगा फिर x+9। अब ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लेना। अब देखो ये भी क्वेश्चन वही बन गया। इस क्वेश्चन में हर बार दिक्कत होती है जब इसको हर बार करते हैं। समझ आई बच्चों बात? आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड करके देखना, यही बनेगा अब इसका करेक्ट। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, आंसर भी सेम आएगा, लेकिन बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी और भी घुमा दी। बच्चों आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, कर लोगे ना बच्चों इसको ट्राई? भाई अगर ये थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड का जो टाइम है ये थर्ड वाले के इक्वल है, तो अब आप इस थर्ड वाले को अगर x कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा x+9, इधर x+4, फिर से आंसर वही आ जाएगा 6, 15 और 10। समझ आई बच्चों बात? ये इतनी देर से आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो जो आपने स्टार्टिंग में करा था। कौन सा क्वेश्चन था भाई वो? ये क्वेश्चन। इतनी देर से घूम फिर के आप इसी क्वेश्चन को कर रहे हो। समझ आई बच्चों कुछ कहानी आपको या नहीं? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप एक बार और रीड करना और एक बार खुद से भी ट्राई करना, लेकिन ये सब आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो इतनी देर से। पहले वो वाले क्वेश्चन आते थे, आजकल इस टाइप के आने लगे। अब देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, करो अब इसको रीड। देखो एक मैन है, उसके 3 सन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट और सेकंड सन है वो किसी वर्क को 24 और 36 डेज में कंप्लीट करेंगे, और जो मैन है वो टोटल वर्क को 36/11 डेज में करेगा। लेकिन वो जितना वर्क तीनों सन मिलके करेंगे ना, वो मैन उससे डबल वर्क करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो थर्ड वाला सन है वो वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा।
बताओ कौन करेगा इसको। और वैसे ही एकदम सिंपल है, वैसे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार ट्राई करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप यहां तक की बातें समझ पाए हो तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट से कर दोगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सन मिलके जितना वर्क करेंगे मैन उससे डबल वर्क करेगा। बिल्कुल 72 लेकर करो भाई, टोटल वर्क गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लो। अगर एज्यूम करना है तो एज्यूम आप कितना करते हो, जितने भी आपको डेज गिवन है उनका एलसीएम लगाओ फटाफट से, थोड़ा सा दिमाग। देखो आपके पास है फर्स्ट सन, सेकंड सन और थर्ड सन। एकदम इजी क्वेश्चन है ये भाई। एक मैन है, उसके 3 सन है, फर्स्ट सन, सेकंड सन और थर्ड सन। उसके बाद है आपके पास मैन। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सन है ये वर्क को 24 और 36 डेज में करेंगे। तो आपको इस थर्ड वाले का फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। और मैन कितने डेज में करेगा, 36/11। तो अब आप मुझे ये बताओ, 12 डेज होगा एकदम। अब आप मुझे ये बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे। भाई जैसे स्टार्टिंग से आप टोटल वर्क एज्यूम करते आ रहे हो, टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे। बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे। भाई टोटल वर्क को अभी भी आपको इन तीनों का एलसीएम एज्यूम करना है। इस 11 से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आपको इस 11 से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको टोटल वर्क को एज्यूम करना है 24, 36 और 36 का एलसीएम। तो बच्चों टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया आपने कितना, 72। टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया आपने 72। तो जो फर्स्ट सन है उसकी एफिशिएंसी कितना होगी, फटाफट से बोलो बच्चों। एक तो चैप्टर पहले ही बोरिंग है और तुम चुपचाप बैठे रहते हो, तो ये और बोरिंग हो जाता है। फर्स्ट वाला सन की एफिशिएंसी है 3, सेकंड वाले सन की एफिशिएंसी है 2, थर्ड वाले की हमें पता नहीं, इसको छोड़ दो। मैन की एफिशिएंसी कितना होगी भाई, मैन की एफिशिएंसी होगी 22। अब आप मुझे ये बताओ इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मैन की एफिशिएंसी होगी 22। अब आपको एक बात बोली है कि भाई तीनों सन मिलके जितना वर्क करते हैं, तीनों सन मिलके जितना वर्क करते हैं मैन उससे डबल वर्क करता है। भाई मैन वर्क करता है 22, इसका मतलब तीनों सन मिलके कितना वर्क करेंगे। अगर ये जो मैन का वर्क है ये तीनों सन के वर्क से डबल है 22, अगर तीनों सन के वर्क का डबल है तो तीनों सन मिलके कितना वर्क करेंगे, 11। भाई तीनों सन मिलके जब 11 वर्क करेंगे तभी तो मैन का वर्क इसका डबल होगा 22। तो अब आप मुझे ये बताओ इस 11 में से, इसका मतलब ये जो तीनों मैन हैं इन तीनों की एफिशिएंसी का सम होगा 11। अब इसमें से फर्स्ट सन की एफिशिएंसी है 3, सेकंड की एफिशिएंसी है 2, तो थर्ड वाले की एफिशिएंसी कितना हो, 6। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप मुझे ये बताओ 72 वर्क को करने में 6 की एफिशिएंसी से इस थर्ड वाले सन को कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। तो इस थर्ड वाले सन को कितना टाइम लगेगा बच्चों, 12 डेज। यही आपको फाइंड आउट करना था। बात समझ आई बच्चों। ये बहुत इजी सा चैप्टर है, इसलिए आप इसमें थोड़े से बोर भी हो जाओगे, क्योंकि इसमें आपको करना ही कुछ नहीं है, टाइम आपको गिवन होगा, इफिशिएंसी फाइंड आउट करते रहो बस। समझ आई बच्चों कहानी। इसके आगे जो चैप्टर होगा वो बहुत अच्छा चैप्टर है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। करो अब इसको। करो एक बार इसको ट्राई। आप क्या करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो, एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट कर लो।
भाई ये है 90, ये है 60, ये है 50, तो तीनों का रेशियो कितना होगा? ये आ गया आपके पास तीनों का रेशियो। उसके बाद आपसे बोला है कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्कर हैं ये वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करेंगे। ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्कर हैं इनकी एफिशिएंसी है 9, ये वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 360। इस 360 वर्क को अगर ये तीनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा बताओ? अगर इस 360 वर्क को ये तीनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा? 18 डेज। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में आपको टाइम लगा था बच्चों 40, अब आपको टाइम लगेगा 18 डेज, तो आपको कितने दिन कम लगेंगे? आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आपको कितने डेज कम लगेंगे। तो आपको कितने डेज कम लगेंगे बच्चों? 22 डेज। समझ आई बच्चों बात? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इजी है। देखो चैप्टर इजी है तो भी इसमें से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो चैप्टर डिफिकल्ट है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इजी वालों को तो बच्चों स्ट्रॉन्ग कर ही लो, कम से कम करो अब इसको रीड। अगर ए वर्क को 2 डेज के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 9 डेज में करेगा। अगर ए 3 डेज के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 6 डेज में करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो दोनों अलग अलग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बात समझाई थी कि आपको फाइंड आउट करना है ए कितने डेज में वर्क करेगा, बी कितने डेज में वर्क करेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कल आपको बात समझाई होगी फर्स्ट क्लास में। अगर आप टोटल वर्क को एक ही एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा। अगर टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। और में आपको फाइंड आउट करना है। इतनी बात समझ आई बच्चों? अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो इसका मतलब पहले आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, फिर उस टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम। अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन में टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे? आप एक बात याद रखो, क्वेश्चन इजी है, इजी है, इजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आप बस इस बात को अपने दिमाग में रखो। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई आपके पास ए है और बी है। अगर ए वर्क को 2 डेज के बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 9। और अगर ए वर्क को 3 डेज के बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 6। यही तो गिवन है बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर। बताओ बात समझ आई? अगर ए 2 डेज के बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर बी 3 डेज के बाद बी रिमेनिंग वर्क को 9 डेज में करेगा। अगर ए 3 डेज के बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करेगा। तो बच्चों आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, अगर ए एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, भाई अगर ये जो ए है ये एक दिन ज्यादा आ जाए तो बी को कितने दिन कम आना पड़ेगा? 3 दिन। भाई अगर ए एक दिन ज्यादा आ जाए तो बी का कितने दिन कम आना पड़ा? 3 दिन। इसका मतलब ए के 1 डे का वर्क और बी के 3 डेज का वर्क इक्वल होगा। तो यहां से आप ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो, 3 और 1। बताओ बच्चों बात समझ आई? भाई ए पहले आ रहा था 2 डेज तो बी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर रहा था 9 डेज में। अब ए आने लगा 3 डेज तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करने लगा? 6 डेज। अगर बच्चों आपके पास ए 1 डे एक्स्ट्रा आया, मतलब ए एक दिन ज्यादा आया, तो बी को 3 दिन कम आना पड़ा। तो इसका मतलब ए के 1 दिन का वर्क और बी के 3 दिन का वर्क इक्वल होगा। तो बस
यहां से आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, 3 और 1। अब आप मुझे ये बताओ, ए 2 डेज तक वर्क करेगा कितनी एफिशिएंसी से? भाई ए की एफिशिएंसी है 3, ए ने 2 डेज तक वर्क करा 3 की एफिशिएंसी से, और बी ने 9 डेज तक वर्क करा 1 की एफिशिएंसी से। तो यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 + 9 15। टोटल वर्क हो गया आपके पास 15। टोटल वर्क है 15, अगर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा। अगर टोटल वर्क 15 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, समझ आई बात? टाइम एंड वर्क एकदम मतलब बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप फालतू में दुखी हो तो ही आप दुखी हो सकते हो, वरना आप वैसे दुखी बिल्कुल भी नहीं होगे। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं किसी ना किसी बैच में जो फालतू में दुखी रहते हैं, और उनका नंबर भी कहीं नहीं आता। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करते हैं। करो इस क्वेश्चन को। अगर आप ज्यादा इधर उधर जाओगे ना, प्रॉब्लम थोड़ी ना होता है कभी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मतलब जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हैं, मुझे पता रहता है, मुझे ये भी पता है उनका नंबर पूरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी में। क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में बच्चों का हाल देखता हूँ, जो बच्चे सबसे ज्यादा, जिनमें सबसे ज्यादा वो रहता है, उनके नंबर देखो कितने आएंगे, 20 22 25 बस। क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि होता क्या है बच्चे, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली लाइन है ना, इसको अपनी 10th और 12th वाली लाइन से ऐड करते हैं कि 10th में तो मैं टॉपर था, तो मेरा यहाँ नंबर क्यों नहीं आएगा। लेकिन ये वो नहीं है, उसको कोई नहीं पूछेगा, वो तो बस डेट ऑफ बर्थ के लिए है। बताओ इसका आंसर कितना होगा? भाई अगर ए 4 डेज के बाद लेफ्ट करेगा, अगर ए वर्क को 4 डेज के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर ए 6 डेज के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेगा। तो बच्चों अगर आपके पास ए 2 दिन ज्यादा आ जाए, अगर आपके पास ए 2 दिन एक्स्ट्रा आया तो बी को 6 डेज कम आना पड़ा। ये वाली लाइन क्या लिखी हुई है बच्चों? बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन कितने डेज, एक बार बताना। 12 ही है ना बच्चों? भाई आपको तो क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। इसका मतलब अगर ए को 2 दिन एक्स्ट्रा आया, अगर ए 2 दिन एक्स्ट्रा आया तो बी को 6 डेज कम आना पड़ा। तो इसका मतलब आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि भाई ए के 2 डेज का वर्क और बी के 6 डेज का वर्क इक्वल होगा। तो अब आप यहां से ए और बी की एफिशिएंसी बताओ। ए और बी की एफिशिएंसी है 3 और 1। अब देखो ए ने वर्क करा, अब इसको थोड़ा हटाकर सुंदर बना देते हैं। ए ने 4 की एफिशिएंसी से कितने डेज तक वर्क करा बच्चों? सॉरी, 4 डेज तक वर्क करा 3 की एफिशिएंसी से, तो ए ने कितना वर्क करा होगा? 12। बी ने 18 डेज तक वर्क करा 1 की एफिशिएंसी से, तो बी ने कितना वर्क करा? 18। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30। टोटल वर्क को अगर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा। अगर टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, समझ आई बात?
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल एकदम ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन, करो इसको रीड। एक तो बच्चों गर्मी इतनी हो रही है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। नहीं, फैन आवाज ज्यादा करता है फिर इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए अब इसको बंद कर रखा है, फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होता है क्लास में। देखो ए प्लस बी वर्क को कितने डेज में करते हैं बच्चों? 12। ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी वर्क को कितने डेज में करेंगे बच्चों? ए प्लस बी वर्क को करेंगे 12 डेज में, बी प्लस सी वर्क को करेंगे 16 डेज में। सबसे पहले आप टोटल वर्क बता दो कितना होगा। 48, ये होगा 4, ये होगा 3। इतना तो आप हर क्वेश्चन में करते ही हो। इसके बाद आपको एक लाइन बोली है कि भाई अगर ए वर्क करे 5 डेज, ए ने बस 5 दिन वर्क करा, बी वर्क करे 7 डेज, बी ने ओनली 7 डेज वर्क करा, तो सी रिमेनिंग वर्क को 13 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो सी है ये टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। समझ आई बच्चों बात? ए प्लस बी वर्क को करते हैं 12 डेज में, बी प्लस सी 16 डेज में। तो सबसे पहले आपने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया, उसके बाद ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो आप एक बात बताओ, अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं ए बी एंड सी, आपके पास 3 वेरिएबल हैं ए बी एंड सी, तो इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें 3 इक्वेशन की जरूरत होगी। भाई आपके पास यहाँ 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी, आपके पास 3 वेरिएबल है। अगर 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको इनको सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होगी। क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन गिवन है, तो अब आप क्या करो, इसका मतलब आप इन इक्वेशंस को तो सोल्व कर नहीं सकते। ये तो थी एक बात। उसके बाद आप ये देख लो कि भाई ए वर्क करता है 5 डेज, बी 7 डेज और सी रिमेनिंग वर्क को 13 डेज। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ए प्लस बी को आप एक साथ वर्क कराओ, अगर ए प्लस बी को आप एक साथ वर्क कराओगे तो मैक्सिमम कितने डेज तक एक साथ वर्क कर सकते हैं? ये थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है। भाई अगर ए प्लस बी को आप एक साथ वर्क कराओगे तो ये मैक्सिमम 5 डेज तक एक साथ वर्क कर सकते हैं ना, क्योंकि ए तो बस 5 ही दिन वर्क करता है। तो ये मैक्सिमम 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें ये एक साथ वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप बी प्लस सी को देखो, बी टोटल वर्क करने में टाइम लेता है 7 डेज, बी ने 5 दिन तो ए के साथ ले लिए। अब अगर बी और सी मैक्सिमम कितने डेज तक साथ वर्क कर सकते हैं? आप बोलोगे 2। तो अब सी को अकेला कितना टाइम मिलेगा? 11 डेज। ये बात समझ आई बच्चों? हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर आप ए प्लस बी को एक साथ वर्क कराओगे तो ये मैक्सिमम कितने डेज तक एक साथ वर्क कर सकते हैं? 5 दिन तक। उसके बाद अगर आप बी प्लस सी को वर्क कराओगे तो ये मैक्सिमम कितने दिन तक एक साथ वर्क कर सकते हैं? क्यों? आप इस 7 को 5 प्लस 2 लिख लो। भाई 5 दिन तो बी ने एक के साथ वर्क कर लिया, अब ये 2 बचा, अब ये 2 वर्क करेगा सी के साथ। तो अब आप मुझे ये बताओ, सी रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लेगा? 11 डेज। इतनी बात समझ आई बच्चों? यहां तक की बात समझ आई? अब उसके बाद आप एक बात बताओ, ए प्लस बी 5 डेज तक वर्क करेंगे 4 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क कर देंगे? ए प्लस बी 5 डेज तक वर्क करेंगे 4 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क करेंगे बच्चों? 20। उसके बाद बी प्लस सी वर्क करेंगे 2 डेज तक 3 की एफिशिएंसी से, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, तो ये 2 डेज तक वर्क करेंगे 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क कर देंगे बच्चों? ये 6। टोटल वर्क था 48 बच्चों।
टोटल वर्क था 48, 26 वर्क ए प्लस बी और बी प्लस सी ने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 22। अब इस 22 वर्क को सी कितने डेज में कर रहा है? अब ये जो आपके पास रिमेनिंग वर्क बचा 22, इस 22 वर्क को करने में सी को कितना टाइम लगता है? 11 डेज। तो सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी? 2 डेज। बताओ, ये बात समझ आई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि कम से कम थोड़ा सा तो कुछ आपको यूज करना पड़े दिमाग। अब देखो, सी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 2। अब तो आप, अगर आपके पास किसी भी एक की एफिशिएंसी आ गई, तो फिर आप किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हो। भाई अगर सी की एफिशिएंसी है 2 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 1। अगर बी की एफिशिएंसी है 1 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। बात समझ आई बच्चों? अब टोटल वर्क आपके पास है, ए बी और सी की एफिशिएंसी आपके पास है। आपको टाइम बताना है बच्चे, डेज के ऊपर आपको ये बताना है कितने डेज आपको लगेंगे। बताओ आंसर। किसके लिए बताना है आपको? सी के लिए बताना है। अगर आप टोटल वर्क 48 को सी की एफिशिएंसी 2 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास सी का टाइम आ जाएगा 24 डेज। देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, चैप्टर इजी है मुझे भी पता है, बोरिंग है मुझे भी पता है, लेकिन करना तो फिर भी पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में से, एग्जाम में यहाँ से। बताओ बच्चों, समझ आए क्वेश्चंस? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लो और आप एक बार इसको ट्राई करना। ये भी एकदम क्वेश्चन सेम है। पूरी अर्थमेटिक का सबसे इजी चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, आप एक बार इसको ट्राई कर लेना। और कोई बात बच्चों? क्योंकि फिर आगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, फिर वो आज की क्लास में हो नहीं पाएगा, तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं, इतनी जल्दी में तो आपको मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ कभी कुछ, आराम आराम से चीजें समझते चलो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम।